Hello dear viewers, this is Navneet Saxena in One Man Academy and this video is the quiz number 3 of class 12th physics जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड 20 क्वेश्चंस। तो बगैर देर करे हुए शुरू करते हैं अपनी क्विज। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज R ohm, it is stretched to n times its original length. The new resistance is options are NR, N square R, N square divided by R and R divided by N square। जो वायर है उसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया है n टाइम्स बाई स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच करके। हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वायर का, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो R जो है L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जब हम स्ट्रेच करेंगे लेंथ तो इंक्रीज हो जाएगी बट क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज हो जाएगा। तो रिलेशन देखना पड़ेगा कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना डिक्रीज हो जाएगा जब हम लेंथ को n टाइम्स इंक्रीज करेंगे। तो देखिए, एक चीज जो कांस्टेंट रहेगी यहां पर वो रहेगी वॉल्यूम। मटेरियल जितना लगा होगा वायर में जब हम स्ट्रेच करेंगे तो वो मटेरियल उतना ही रहेगा। इट मींस जो वॉल्यूम होगा, और वॉल्यूम क्या होगा, A इंटू L क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, इट रिमेन्स कांस्टेंट यानी कि K। तो वी can see from here that A is proportional to 1 upon L, या A is equals to K upon L और A proportional to 1 upon L, यानी कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जब स्ट्रेच करके लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ के। अब हम अपना रिलेशन देखते हैं कि R प्रोपोर्शनल टू, अगर इन दोनों को मिला दें तो L अपॉन A, तो R प्रोपोर्शनल टू L और A किसके प्रोपोर्शनल हो गया, 1 अपॉन L के। तो A को हमने क्या कर दिया, 1 अपॉन L, L ऊपर चला गया, तो R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, यानी कि जो रेजिस्टेंस है इस केस में यानी स्ट्रेचिंग वाले केस में किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, L स्क्वायर, लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो जब लेंथ को हम n टाइम्स इंक्रीज कर देंगे तो ऑब्वियसली जो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, R डैश इज इक्वल्स टू n स्क्वायर R। कितने टाइम्स हो जाएगा, n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। तो R न्यू रेजिस्टेंस R डैश इज इक्वल्स टू n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R। सो ऑप्शन हेयर n स्क्वायर R, बी ऑप्शन इज करेक्ट, n स्क्वायर R। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस X इन द गिवन व्हीट स्टोन ब्रिज। आपको एक व्हीट स्टोन ब्रिज गिवन है और व्हीट स्टोन ब्रिज ये गिवन है। देखिए, इसका एक ये रेजिस्टेंस, एक ये रेजिस्टेंस, एक ये और एक ये रेजिस्टेंस है, ये गिवन है आपको 100 ओम। ये भी कितना गिवन है, 100 ओम। ये है 20 ओम और ये 20 ओम और ये है 40 ओम। दिस इज द बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। इसको कनेक्ट कर दिया एक सेल से, ठीक है, और यहां पर इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है विच इज X ओम, और इसी की वैल्यू आपसे पूछी हुई है कि X की वैल्यू क्या होगी अगर ये ब्रिज इस समय बैलेंस्ड है। तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन हम सबको पता है, इट इज P डिवाइडेड बाई Q इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाई S। रेशियो जो होता है साइड्स का वो क्या रहता है, सेम रहता है अगर व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। तो P डिवाइडेड बाई Q इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाई S। तो पहले जरूरी है कि ये जो 100 और X किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। पहले हम इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करें। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन X प्लस 1 अपॉन 100, यानी कि 100X, तो 100 प्लस X, तो R इज इक्वल्स टू 100X डिवाइडेड बाई 100 प्लस X। तो ये क्या चीज हो गई, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। अब हम अपनी कंडीशन यूज करेंगे बैलेंस
व्हीटस्टोन ब्रिज की P/Q डिवाइडेड बाई R/S। तो P कितना है हमारा 100, Q कितना आ गया, ये वाली जो साइड होती है वो Q कहलाती है। तो यहां पर अगर R की जगह हम Q लिख लें तो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। Q, तो Q की वैल्यू हो गई हमारी 100x डिवाइडेड बाई 100 प्लस x इक्वल्स टू R की वैल्यू है 20 और S की वैल्यू है 40। तो 20/40, सॉरी ये 200 ओम गिवन है आपको, तो 200 डिवाइडेड बाई 40 ये हो गया 5। 200 डिवाइडेड बाई 40 ये कितना हो गया 5। तो 100 इक्वल्स टू 5 इंटू 100x डिवाइडेड बाई 100 प्लस x। ठीक है, अगर हम इस 5 को इधर ले जाएं तो ये कितना हो जाएगा 20। तो 20 इज इक्वल्स टू 100x डिवाइडेड बाई 100 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे हम। तो 2000 प्लस 20x इज इक्वल्स टू 100x। 2000 प्लस 20x इज इक्वल्स टू 100x। अब ये देखते हैं कितना हो गया, 2000 इज इक्वल्स टू 100 माइनस 20 यानी कि 80x। तो x इज इक्वल्स टू 2000 डिवाइडेड बाई 80, ये कैंसिल हो गया, 8 2 जा 16 बचे 4, ये हो गया 48 5 जा 20। तो ये रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया 25 ओम। ये दोनों पैरेलल में हमने कंबाइन किया तो Q हमारा इतना आ गया। अब हमने बैलेंस वाली कंडीशन लगाई, P/Q डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू R/S। यहां से सॉल्व किया तो X हमें कितना मिला 25 ओम। तो यहां पर जो ऑप्शन दिए हुए थे 15 ओम, 20 ओम, 25 ओम एंड 30 ओम, उनमें से ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 25 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन USA electricity supplied at 110 volt, while in India it is supplied at 220 volt. If the resistance of a 60 watt bulb in India be R, then its resistance in USA will be। देखिए USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है उसका वोल्टेज है 110, और जबकि इंडिया में इसको 220 वोल्ट पर घरों में सप्लाई किया जाता है। एक 60 वाट का बल्ब है हमारे पास इंडिया में, उसका रेजिस्टेंस R है। तो आपसे पूछा है कि USA में उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। देखिए हमारे पास फॉर्मूला है पावर का, P इज इक्वल्स टू V² डिवाइडेड बाई R। तो ऑब्वियसली R इज इक्वल्स टू V² डिवाइडेड बाई P। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में सप्लाई कितनी है 220, तो 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई पावर कितनी है 60 वाट का बल्ब है हमारे पास। अगर USA की बात करें तो लेट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट बल्ब इन USA इज R' और R' इज इक्वल्स टू V' डिवाइडेड बाई P। USA में 110 वोल्ट पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, तो 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 60, इसको इससे डिवाइड कर दें तो R' डिवाइडेड बाई R इज इक्वल्स टू 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 60 डिवाइडेड बाई दिस, तो मल्टीप्लाइड बाई 60 डिवाइडेड बाई 220 इंटू 220, 60 से 60 कैंसिल, 102 जा 102 जा, तो R' इज इक्वल्स टू R/4, R' इज इक्वल्स टू R/4, यानी कि USA में जो इसका रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी 1/4 ऑफ इट्स वैल्यू इन इंडिया। तो ऑप्शन हेयर आर 2R, R/2 एंड R/4। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, R डिवाइडेड बाई 4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। ये ए यूनिफॉर्म वायर इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। एक यूनिफॉर्म वायर है आपके पास और उसको 3 इक्वल पार्ट्स में हमने कट किया हुआ है। रेजिस्टेंस जो है वो L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब हम किसी वायर को 3 पार्ट में कट कर लेंगे तो ईच पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा वो टोटल रेजिस्टेंस का कितना होगा 1/3। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एंड ऑल द पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और इन सभी पार्ट्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया अक्रॉस द सेम बैटरी, उसी बैटरी से
द हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड विल बिकम, आपसे पूछा है कि हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड कितने टाइम्स हो जाएगी। ऑप्शन ए है 1/9, बी है 9, सी है 3 टाइम्स एंड डी है 1/3 टाइम्स। तो देखिए पहले वायर जो था हमारा वो लेड, ये था रेजिस्टेंस हमारा, और मान लीजिए कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 3R। अब इसको 3 इक्वल पार्ट में कट किया तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R, क्योंकि ये हमने कितना कंसीडर किया है 3R, तो हर जो पार्ट होगा थर्ड पार्ट उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R। तो अब ये इस तरीके से हो गया, ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, इन तीनों को किस में कनेक्ट कर दिया हमने, पैरेलल में, R R R, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वही है जो पहले था, यानी कि V। क्लियर। अब जो इनका टोटल रेजिस्टेंस होगा R R R, तीनों किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में, तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस अब होगा पैरेलल में वो 1/R + 1/R + 1/R, तो वो कितना हो जाएगा R/3। आपसे कह रहे हैं हीट प्रोड्यूस कितनी हो जाएगी। देखिए पहले अगर हीट प्रोड्यूस थी H, देन H = V² / RT। यहां पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, V² / R, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इसके अक्रॉस और इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस क्या है, सेम। तो H = V² / RT, V² / R कितना था हमारा 3R × T। नया अब जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी है, V² / अब जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कम होके कितनी हो गई, R/3 × T, तो ये हो गया 3V² / R × T। हम क्या करें, H' को H से डिवाइड करें। जब H' को हम H से डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं V² T और R पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3 / H' / H, 3 / 1/3, यानी कि 9, तो H' = कितनी हो गई 9H। तो हीट प्रोड्यूस्ड विल बिकम 9 टाइम्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, हीट प्रोड्यूस्ड विल बी 9 टाइम्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ऑप्शंस आर टंगस्टन, कार्बन, नाइक्रोम, प्लैटिनम। 4 ऑप्शन है, टंगस्टन, कार्बन, नाइक्रोम, प्लैटिनम। देखिए 3 चीजें, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और एलॉयज। कंडक्टर्स का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव और हाई वैल्यू, लार्ज वैल्यू होती है, जिससे कि टेम्परेचर के चेंज होने पर इनका रेजिस्टेंस तेजी से चेंज होता है। ठीक है। दूसरी चीज है एलॉय। एलॉय की भी पॉजिटिव वैल्यू होती है लेकिन स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू। स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होने से क्या होता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो एलॉयज के रेजिस्टेंस में बहुत कम चेंज यानी कि निग्लिजिबल चेंज आता है। और जो तीसरी मटेरियल है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो इनका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। इट मींस द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर सेमीकंडक्टर इज नेगेटिव। तो यहां जो 4 ऑप्शन हैं इनमें से टंगस्टन, प्लैटिनम, ये दोनों क्या है, मेटल्स, नाइक्रोम क्या चीज हो गई, एलॉयज, और जो कार्बन है इट इज सेमीकंडक्टर। तो और सेमीकंडक्टर का ही क्या होता है, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर बी इज हियर राइट, कार्बन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि चार्ज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर, चार्ज फ्लोइंग इन ए conductor is given as Q is equals to, charge flowing in a conductor given as Q is equals to AT plus half BT square plus 1/6 CT cube, 1/6 CT cube। इनिशियल करंट इज, इसमें आपसे पूछा है कि इनिशियल करंट कितनी होगी। ऑप्शंस आर I is equals to A² A+ B और A+ B+
सी। ये 4 ऑप्शन आपको गिवन है। इनिशियल करंट, तो देखिए करंट क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि I इज इक्वल्स टू डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। तो हमें Q का डिफरेंशियल करना है किसके रेस्पेक्ट में, T के रेस्पेक्ट में। तो D ओवर डी टी और Q की वैल्यू यहां पर पुट कर दें AT प्लस हाफ BT स्क्वायर प्लस 1/6 CT Q। तो I इज इक्वल्स टू, देखिए T का डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू T, इट इज 1। कांस्टेंट हमारा क्या है A प्लस T स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे तो इट विल बी 2T, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा BT प्लस यहां पर क्या होगा T क्यूब है, T क्यूब का डिफरेंशियल क्या होगा 3T स्क्वायर, तो 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/2 CT स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आ गई, करंट की। अब आपसे पूछा गया इनिशियल करंट फाइंड कीजिए, तो इनिशियल करंट का मतलब करंट एट T इज इक्वल्स टू 0। इनिशियल करंट का मतलब क्या है, T इज इक्वल्स टू 0 पे करंट कितना होगा, तो I एट T इज इक्वल्स टू 0, इसमें T की वैल्यू 0 पुट कर दें, तो A प्लस देखिए यहां पर T की वैल्यू 0 पुट की तो 0, यहां पर भी T की वैल्यू पुट की तो 0, तो आंसर क्या आ गया A। तो इनिशियल करंट जो होगा इस क्वेश्चन में वो क्या होगा A। तो ऑप्शन नंबर हमारा A इज करेक्ट, I is equals to A. Clear? Next question is, in a potentiometer experiment, potentiometer which is used to measure the EMF or the terminal potential difference accurately. तो in a potentiometer experiment, null point with a cell is found at 240 सेंटीमीटर। जो नल पॉइंट, एक सेल को हमने लगाया और नल पॉइंट हमें कितने सेंटीमीटर पे मिला, 240 सेंटीमीटर पे। तो L1 इज इक्वल्स टू 240 सेंटीमीटर। आगे कहते हैं कि when the cell is shunted with a resistance of 2 ohm, सेल के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यानी कि सेल को शंट कर दिया, और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू है हमारे पास कितनी 2 ओम। उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 2 ओम। नल पॉइंट बिकम्स 120 सेंटीमीटर, और तब जो नल पॉइंट है L2 वो कितना हो जाता है 120 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है कि व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ऑप्शंस आर 4 ओम, 2 ओम, 1 ओम एंड 1/2 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो जब हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ ऑफ द सेल के बीच रिलेशन फाइंड किया था, उस समय एक एक्सप्रेशन हमारे पास आया था R स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R E अपॉन V माइनस 1, वेयर E इज द ईएमएफ, V इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड माइनस 1 R। जब पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो E की जगह क्या आ जाता है KL1, V की जगह क्या आ जाता है KL2। जब सेल को शंट कर दिया जाता है किसी रेजिस्टेंस से, तब हमें मिलेगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो R की वैल्यू बेटा देखो यहां है 2, K से K कैंसिल, L1 है 240, L2 है 120, दोनों ही किसमें है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आप इसको सेंटीमीटर में यूज कर सकते हैं। 122 जा 240, 2 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 2 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल जो होगा वो कितना होगा 2 ओम। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिक्रीजेस विद स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर की या किसी भी मटेरियल की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है जो लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया और शेप पर डिपेंड नहीं करती। हाउएवर इट चेंजेस विद द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। यहां पर आपसे पूछा है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिक्रीजेस विद, डिक्रीज होता है। ऑप्शंस आर इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन लेंथ एंड डिक्रीज इन
लेंथ। तो देखिए कंडक्टर के साथ अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, इट मींस रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। तो अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Specific resistance of a conductor decreases with decrease in temperature. Clear? Option number B is correct. Next question यानी कि question number 9 is superconductivity was discovered by Ohm, Onnes, Edison and Coulomb. सुपरकंडक्टिविटी आपको याद होगा, कुछ मटेरियल्स को जब एक डेफिनेट टेम्परेचर से नीचे तक कूल किया जाता है तो अचानक एक घटना होती है कि उनका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। पहले तो धीरे धीरे डिक्रीज होता है, लेकिन जब एक डेफिनेट टेम्परेचर के नीचे उनका टेम्परेचर कर दिया जाता है तब उनका रेजिस्टेंस अचानक जीरो हो जाता है। इस फिनोमिनन को हम कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी, और इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था ऑन्स ने। तो ऑप्शन नंबर बी इज हियर राइट, ऑन्स। इनका पूरा नाम था कैमरलिंग ऑन्स, और 1911 में इन्होंने इस फिनोमिना को डिस्कवर किया था। पूरा नाम क्या था, कैमरलिंग ऑन्स, और 1911 में उन्होंने इस फिनोमिना को डिस्कवर किया था। हालांकि बाद में हाई टेम्परेचर पर भी सुपर कंडक्टिविटी पर एक्सपेरिमेंट हुए, जिसको करा गया के.ए. मिलर और बैडनॉर्स द्वारा। ठीक है, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी के.ए. मिलर और बैडनॉर्स द्वारा ये डिस्कवर किया गया बाद में। तो इनिशियली इसको किसने डिस्कवर किया, ऑन्स ने। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द EMF ऑफ ए कार बैटरी इज अबाउट 2.5 वोल्ट, 4.5 वोल्ट, 8.6 वोल्ट, 12 वोल्ट। देखिए जितनी भी कार में बैटरीज लगी होती हैं उन सब का EMF 12 वोल्ट होता है। जितनी भी कार में बैटरी हैं उन सब का EMF कितना होता है, 12 वोल्ट। और हमारे जो घरों में इन्वर्टर की बैटरी होती है उसका भी EMF कितना होता है, 12 वोल्ट। सो ऑप्शन नंबर डी इज हेयर राइट, 12 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 11, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन एज, ऑप्शंस आर 0, इंफिनिटी, यूनिटी एंड नन ऑफ दीज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ, देखिए जो अर्थ है उसकी कैपेसिटेंस को इनफाइनाइट माना जाता है, यानी कि अर्थ जो है वो माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स का भंडार है। इसको कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हम दे सकते हैं, कितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहां से ले सकते हैं। इट्स द स्टोर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब अर्थ इलेक्ट्रॉन्स का एक बहुत बड़ा स्टोर है तो इसकी कैपेसिटेंस को क्या माना जाता है, इन्फिनिटी। ठीक, एंड V इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन C, और C क्या हो गया हमारा, इन्फिनिटी। जब C इन्फिनिटी हो गया तो V क्या हो गया, 0। तो अर्थ का जो पोटेंशियल है इट इज कंसीडर्ड एज 0, कैपेसिटेंस इनफाइनाइट एंड पोटेंशियल 0। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 12 इज विच इज द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। 4 ऑप्शंस आर गिवन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज होती है, फाई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। फाई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। तो जब डॉट प्रोडक्ट आ गया तो फ्लक्स विल बी ए स्केलर क्वांटिटी, तो ये वेक्टर नहीं होगी। दूसरी बात आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू जो बेसिक फॉर्मूला है W अपॉन Q, किससे दिया जाता है, वर्क से, एंड वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। सो पोटेंशियल विल आल्सो बी ए स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी और वर्क डन एक ही बात है, ये दोनों ही कैसी होती हैं, स्केलर क्वांटिटी। फोर्थ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारा जो ऑप्शन है डी हियर करेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 13 है, व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब is introduced between the plates of a capacitor। एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एक कैपेसिटर की प्लेट में इंट्रोड्यूस कर देंगे
कैपेसिटर विच रिमेन्स कनेक्टेड टू द बैटरी, और जो कैपेसिटर है उसको बैटरी से कनेक्ट रखा हुआ है, यानी कि बैटरी को रिमूव नहीं किया और डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया। देन चार्ज रिलेटिव टू अर्लियर, यानी कि चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा? ऑप्शंस आर रिमेन सेम, इंक्रीज, डिक्रीज, नन ऑफ दीज। देखिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये कब होता है? जबकि प्लेट्स के बीच में एयर और वैक्यूम हो, तो हम इसे लिखते हैं सी नॉट। अब अगर इसकी प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया जाए हुज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज के, देन C is equals to, formula is K epsilon naught A divided by D. So we can see that C is equals to KC naught. तो जब हम कैपेसिटर की प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख देंगे तो इसकी कैपेसिटेंस उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कितना है K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर जो कैपेसिटेंस है वो कितने टाइम्स इंक्रीज हो गई? K टाइम्स इंक्रीज हो गई। अब जब कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई, इट सिंपली मींस कि कैपेसिटर और चार्ज ले सकता है प्रोवाइडेड बैटरी लगी हुई हो, और यहां पर प्रश्न में यही कहा है कि बैटरी इज कनेक्टेड, तो चार्ज जो है कैपेसिटर और एक्सेप्ट कर सकता है, तो चार्ज क्या होगा? यहां पर इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, चार्ज रिलेटिव टू अर्लियर इंक्रीजेस। कैपेसिटेंस के इंक्रीज हो जाने से चार्ज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बैटरी इज स्टिल कनेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 14 है, मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स of 3 microfarad each required to obtain a capacitance of 7 microfarad will be 3, 5, 8, 9। 3 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर हैं, हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है? 3 माइक्रोफैरड, और हमें चाहिए कितनी? 7 माइक्रोफैरड। कम से कम कितने कैपेसिटर्स को हम कंबाइन करें कि जिससे कि हमें 7 माइक्रोफैरड की कैपेसिटेंस मिल जाए? देखिए कैपेसिटेंसेस को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो फॉर्मूला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्या होता है? C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि जब ज्यादा कैपेसिटेंस चाहिए हो कम कैपेसिटेंस के कैपेसिटर से, तो उनको हम किस में कनेक्ट करेंगे? पैरेलल में। अब देखिए 3 माइक्रोफैरड के, एक ये हमने कनेक्ट कर दिया, एक ये कनेक्ट कर दिया, 3 माइक्रोफैरड, ये कितना हो गया भाई? 6 माइक्रोफैरड। लेकिन अभी हमें 1 माइक्रोफैरड और चाहिए, तो इनके पैरेलल में अगर एक कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरड का हम कंबाइन कर दें तो ये टोटल कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? 3, 3, 6 और 1, 7। लेकिन 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर हमारे पास नहीं है। कितने माइक्रोफैरड के हैं? 3 माइक्रोफैरड के। अगर कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो एक्सप्रेशन होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का 1/C इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यानी कि 3 माइक्रोफैरड के 3 कैपेसिटर को अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर दें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें कितनी मिल जाएगी? 1 माइक्रोफैरड। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास 3 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर थे वो ने हमने किस में कनेक्ट कर दिया? सीरीज में। देखिए ये 3 सीरीज में हो गए, 3 माइक्रोफैरड के, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ की कितनी हो गई? 1 माइक्रोफैरड। अब ये 3 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड किस में कनेक्ट हो गए? सीरीज में, पैरेलल में कनेक्ट हो गए, तो 3, 3, 6 और 1, 7 माइक्रोफैरड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस तरीके से हमें मिल गई 7 माइक्रोफैरड। तो कितने कैपेसिटर हमें चाहिए? कम से कम 1, 2, 3, 4, 5। तो करेक्ट आंसर इज मिनिमम वी नीड 5 capacitors to find a capacitance of 7 microfarad from the capacitors of 3 microfarad. तो ऑप्शन नंबर B is here right, 5 capacitors. Question number 15 is, a capacitor is connected across a battery and its plate separation is increased without removing the battery. अब की बार क्या किया कि एक कैपेसिटर था, उसकी प्लेट सेपरेशन को हमने इंक्रीज कर दिया। C इज इक्वल्स टू, अभी हमने एक्सप्रेशन देखा, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। जब D को इंक्रीज कर देंगे तो C क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो पहली बात तो ये कि जैसे ही हमने प्लेट सेपरेशन इंक्रीज किया वैसे ही कैपेसिटेंस इसकी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। आपसे पूछा है, देन ऑप्शंस आर
कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, क्या कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी? आप देख रहे हैं कि डी इंक्रीज कर दिया तो कैपेसिटेंस क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। अगला ऑप्शन है चार्ज स्टोर्ड विल इंक्रीज। भाई जब कैपेसिटेंस ही डिक्रीज हो गई तो चार्ज स्टोर इंक्रीज कैसे हो सकता है? इट विल नॉट इंक्रीज। एनर्जी स्टोर्ड विल डिक्रीज, इस ऑप्शन पे विचार करते हैं, क्या एनर्जी स्टोर्ड डिक्रीज हो जाएगी? देखिए इनिशियल एनर्जी क्या होगी? हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, और फाइनल एनर्जी क्या होगी? हाफ सी डैश वी स्क्वायर, हाफ सी डैश वी स्क्वायर। जब हमने डिस्टेंस को इंक्रीज किया तो सी डैश क्या हो गई? डिक्रीज। तो यहां पर सी डैश की वैल्यू सी से क्या होगी? कम होगी। जब सी डैश की वैल्यू सी से कम होगी तो ऑब्वियसली जो यू होगा वो यू नॉट से क्या होगा? कम होगा। इट मींस कि जो एनर्जी है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर है, वो पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। सो दिस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन था पोटेंशियल डिफरेंस विल इंक्रीज। भाई बैटरी तो वही कनेक्ट है जो पहले कनेक्ट थी, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस पहले होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस अब भी होगा। तो यहां पर जो ऑप्शन सही था वो कौन सा है? एनर्जी स्टोर्ड विल डिक्रीज। क्लियर? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 इज 1 volt per meter, 1 volt per meter is equal to 1 Newton, 1 joule per coulomb, 1 Newton per coulomb और 10 न्यूटन पर कूलम। 1 वोल्ट पर मीटर। पहले देखते हैं ये जो वोल्ट पर मीटर है ये किसकी यूनिट होगी? तो देखिए E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी डिवाइडेड बाई डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल डीवी अपॉन डी आर। डीवी किस में लिया जाएगा? वोल्ट में। आर किस में लिया जाएगा? मीटर में। तो वोल्ट पर मीटर किसकी यूनिट हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड की। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इसकी यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलम। तो वोल्ट पर मीटर जो है वो किसके इक्विवेलेंट है? न्यूटन पर कूलम के इक्विवेलेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी इज हियर राइट। Next question is the unit of permittivity, the unit of permittivity, ऐसा unit of permittivity of free space is Weber per meter square, Coulomb square per Newton meter square, Coulomb square Newton meter square और Coulomb per meter। देखिए फाइंड करते हैं। F इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला था कूलम्स लॉ का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 1/4 पाई F Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अगर यूनिट लिखें हम एप्सिलॉन नॉट की, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 क्या हो गया? कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देखिए F किस में आएगा? न्यूटन में। R स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर या कूलम स्क्वायर न्यूटन रेज टू पावर -1 मीटर रेज टू पावर -2। तो दिस इज द SI यूनिट ऑफ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ऑप्शन यहां पर कौन सा सही है? बी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। 2 टाइप्स, क्वेश्चन नंबर 18 है। 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाई। ये जो 2 टाइप के चार्जेस हम पढ़ते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, इनको सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया? ऑप्शंस आर चार्ल्स डुफे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, कूलम्ब और फैराडे। तो देखिए भाई इनको सबसे पहले ऑब्जर्व किया चार्ल्स डुफे ने। चार्ल्स डुफे ने सबसे पहले देखा कि जो प्रॉपर्टी है मटेरियल पार्टिकल्स की, कि उनमें चार्ज होता है, और ये प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की, जिसे उस समय नाम दिया गया था विट्रस एंड रेजोनेंस चार्जेस। तो सबसे पहले इन चार्जेस को ऑब्जर्व किसने किया? चार्ल्स डुफे ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बाद में इन चार्जेस का नाम रखा पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कहा, जो आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप्स। लेकिन सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया? चार्ल्स डुफे ने। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, चार्ल्स डुफे। क्वेश्चन नंबर 19, when some charge is given to body A, it gets distributed over entire surface.
ए बॉडी को जब कुछ चार्ज दिया जाता है तो ये पूरी सरफेस पे फैल जाता है लाइक दिस। ये ए बॉडी है, अगर हम इसको कुछ चार्ज देंगे तो ये पूरी सरफेस पर फैल गया। ये बॉडी कौन सी है? ए। लेकिन अगर यही चार्ज while it is given to a body B, अगर B बॉडी को दिया जाए तो it stays at the same place, एक ही जगह पर इकट्ठा रहता है। Here bodies A and B are insulator conductor, conductor insulator, both conductor both इंसुलेटर। देखिए जब ए बॉडी, इसको जब हम चार्ज दे रहे हैं और ये पूरे पे फैल रहा है, इट मींस कि चार्जेस इसके अंदर मोशन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके अंदर क्या कर सकते हैं? मोशन कर सकते हैं, तभी ये पूरी सरफेस पर फैल गया। और जो दूसरी बॉडी थी उसमें एक ही जगह पर कलेक्ट रहा, इट मींस कि चार्जेस वहां पर मोशन नहीं कर सकते। तो चार्ज किस मटेरियल में मोशन कर सकते हैं? कंडक्टर्स में। तो बॉडी ए कैसी हुई हमारी? कंडक्टर। बी में चार्ज मोशन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बी बॉडी कैसी हो गई? इंसुलेटर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट कि ए इज कंडक्टर एंड बी इज इंसुलेटर। क्वेश्चन नंबर 20 इज which is the best conductor of electricity? ऑप्शंस आर गोल्ड, प्लैटिनम, कॉपर, सिलिकॉन। सिलिकॉन तो सेमी कंडक्टर है तो इसमें तो कंडक्टर की गिनती होगी नहीं। अब रह गए ऑप्शन हमारे गोल्ड, प्लैटिनम, कॉपर। देखिए जो सबसे अच्छा कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इट इज सिल्वर। सबसे बढ़िया कंडक्टर क्या है? सिल्वर। सिल्वर के बाद नंबर आता है कॉपर का और कॉपर के बाद नंबर आता है एल्यूमिनियम का। तो यहां पर जो तीन ऑप्शन बचे हमारे गोल्ड, प्लैटिनम, कॉपर, इनमें सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा होगा? कॉपर। तो ये इस वीडियो के क्या थे? 20 क्वेश्चंस।